और एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश पर कार्रवाई, कुछ और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हाथरस कांड को लेकर ऑडियो वीडियो क्लिप की जांच जारी, भड़काऊ भाषण को लेकर हो सकती है कार्रवाई। बड़ी खबर है इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कुछ और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी। बड़ी खबर, लगातार हाथरस मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जो बातें सामने निकल कर आई हैं, हाथरस कांड को लेकर ऑडियो वीडियो क्लिप की जांच जारी है, भड़काऊ भाषण को लेकर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो हाथरस मामले में एक के बाद एक बड़ी बातें, एक के बाद एक बड़ा खुलासा और अब भड़काऊ भाषण को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है क्योंकि लगातार जांच की जा रही है, जो ऑडियो वीडियो क्लिप है उसकी जांच की जा रही है। भड़काऊ भाषण की भी आपको बता दें, भड़काऊ भाषण को लेकर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि कल भी कई बड़ी बातें सामने निकल कर आई थी और उसके बाद आज हाथरस कांड को लेकर जो ऑडियो और वीडियो क्लिप है उसकी जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो बातें सामने आई थी कि यूपी में माहौल को बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, पीएफआई से फंडिंग की भी बात सामने आ चुकी है और सरकार को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। साजिशन के तहत इस पूरे मामले में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश पर बड़ी कार्रवाई, कुछ और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी। मुकदमा किस पे दर्ज किया जाएगा ये बातें भी सामने आएंगी, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब इस पूरे मामले में जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ईडी भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की जांच का दायरा भी 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और कल आरोपी की तरफ से जो चिट्ठी लिखकर एसपी को दी गई है उस पे भी जांच की जा रही है कि आखिरकार चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उसमें क्या सत्यता है, क्योंकि आरोपी, आपको बता दें, पीड़िता की बुआ का कहना है कि आरोपी बचना चाहते हैं और इस तरह की जो बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। मृतका के बुआ का ये कहना है कि कोई जेल में चिट्ठी कैसे लिख सकता है। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गया है। अविनाश, क्योंकि ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि साजिशन के तहत ये पूरी घटनाक्रम जो है इसमें आरोप प्रत्यारोप तो शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन पे मुकदमा दर्ज हो सकता है। आखिर वो कौन लोग हैं? देखिए चांदनी, इस मामले में अब तक तकरीबन 19 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 19 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से जैसे जैसे इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है इसकी आगे बढ़ेगी और लोग जांच की जद में आ सकते हैं। जिस तरीके से कल जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ के अलीगढ़ के शिवराज वाल्मीकि, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, उनसे पुलिस की पूछताछ भी हुई। लेकिन चूंकि अब पुलिस इस पूरे मामले की इस एंगल से भी जाँच कर रही है कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे थे, क्योंकि देखा जाए तो पीएफआई से जुड़े तकरीबन 5 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है और उनके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि कुछ योजना बनाई जा रही थी इनकी तरफ से, क्योंकि ये बात भी सामने आ चुकी है कि 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हो गई थी पूरी प्रदेश में हिंसा फैलाने को लेकर और जिसके तार मॉरिशस से लेकर मलेशिया तक से जुड़ने की बात कही जा रही है। तो चूंकि अब जो तमाम वहाँ पर जब पूरी घटना हुई थी उसके बाद तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तमाम अलग अलग संगठनों के लोग पहुंचे थे और कई लोगों की तरफ से भड़काऊ भाषण भी दिया गया था। तो पुलिस उन तमाम वीडियोस की जांच कर रही है और उसमें जिसने भी दंगा फैलाने की कोशिश की, जिसने भी साजिश करने की कोशिश की, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अब जो पुलिस की जांच है उस जांच में तमाम लोग आएंगे। हालांकि देखा जाए तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। विपक्ष एक तरफ सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो असल मुद्दा है वो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए है, लेकिन सरकार ने पूरा जो मुद्दा है उसको घुमा दिया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि इस घटना की आड़ में साजिश फैलाया जा रहा था। सरकार की ये दलील है कि इस घटना की आड़ में जिस तरीके से जो लामबंद होने की कोशिश की गई, जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की गई और उसमें
लेकिन कई ऐसे जो अहम तथ्य और सबूत सरकार के पास हैं, जो पुलिस प्रशासन के पास है, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि एक योजना बनाई जा रही थी पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने के लिए। तो चूंकि पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले से जुड़े कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि ये बातें साफ तौर पे कही जा सकती हैं, क्योंकि लगातार जो बातें सामने आ रही हैं कि साजिशन के तहत किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सरकार की छवि भी खराब करने की लगातार कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया था चांदनी, तब आरोपियों को बचाने का आरोप लगा था सरकार के ऊपर। तब हालांकि सरकार ने ये साफ कर दिया था कि उसके बाद ही, और चूंकि जो वहां पर कार्रवाई की गई, इस घटना के तुरंत बाद जो चारों आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही में पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान भी किया गया। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस बिल्कुल अविनाश, क्योंकि देखने वाली बात होगी जिस तरीके से जांच की जा रही है, जांच में क्या कुछ बातें सामने आती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हाथरस कांड में वोट बैंक को साधने वाली गहरी सियासत और पीएफआई की दंगे ब्रिगेड की साजिश पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इन सब के बीच हाथरस केस में हो रहे नए खुलासे ने केस को नया मोड़ दे दिया है। आरोपियों और पीड़ित के परिवार आमने सामने आ गए हैं। शायद रचा जा रहा है, कैसे न कैसे वो बच्चे को पूरा रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर लोग हैं, जी गरीब लोग हैं। हमारे बालकन को जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो ना सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा रहे। वो तो नई साजिश लग रही है कि चिट्ठी, जी मोबाइल, जी कुछ न कुछ। हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दो परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते नया मोड़ लेती जा रही है। मुख्य आरोपी संदीप ने जेल से ही हाथरस के एसपी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि वो और बाकी 3 आरोपी बेगुनाह हैं। साथ ही पीड़िता की मां और उसके भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और न्याय की मांग की है। जांच हो, नारका भी टेस्ट हो और सीआई भी जांच हो, जांच पूरी भी होनी चाहिए। जब हमारे बालक निर्दोष हैं तो हमें तो जांच चाहिए। जबकि पीड़िता का परिवार भी आरोप लगा रहा है। फिर इतनी छूट है कि वो आरोपी वहाँ पे चिट्ठी लिख के डाल सकते हैं, इतनी कौन छूट दी है उन्होंने। इस बीच आरोपियों के परिजन ने जेल में बंद अपने लड़कों की जान को खतरा बताया। इन सारी बातों के बीच ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि क्या दोनों परिवारों के घमासान के बीच अब पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग कहीं पीछे छूट रही है। हालांकि हाथरस केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी ने 40 गांव वालों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। उनसे ये जानने की कोशिश हो रही है कि पीड़िता के अंत्येष्टि वाले दिन कौन कौन था। खास बात यह है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर विरोध प्रदर्शन और राजनीति ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन सबसे खतरनाक पीएफआई का रोल सामने निकल कर आया, जो दंगों की आग भड़काने की साजिश रच रहा था। हाथरस कांड की हकीकत ने अब साजिश का रंग ले लिया है। साजिश दंगे की, साजिश हकीकत छिपाने की। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है और इस कांड की हकीकत क्या है। हाथरस कांड का सच अभी भी सामने नहीं आया है। दुनिया बेटी के इंसाफ के इंतजार में है। हत्याकांड की उलझी गुत्थियों के सुलझने के इंतजार में है। लेकिन सामने सिर्फ साजिशें आ रही हैं। साजिश पीड़ित के साथ हुई वारदात की, साजिश पीड़ित परिवार को बरगलाने की और साजिश यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की। और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि कौन सूबे को सुलगाने की कोशिश में लगा है। मथुरा से पीएफआई के 4 कथित सदस्यों की गिरफ्तारी और कांग्रेस नेता शिवराज वाल्मीकि के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। तल्ख लहजे में पीएफआई से कनेक्शन को लेकर जवाब मांगे जा रहे हैं। राहुल गांधी और
प्रियंका वाड्रा को अपने बिल से निकल के आना चाहिए और बिल से आकर उनको जवाब देना चाहिए कि ये जो आपके सूर्यास हैं, जो आपके नेता हैं वहाँ के, जो एक दलित बेटी के ऊपर अपनी दलित राजनीति करना चाहते थे, जिनके तार अब जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं पीएफआई और इन लोग से भी जुड़ रहे हैं, जो देशद्रोही संगठन उनके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पीएफआई और बीजेपी के रिश्ते होने का दावा कर दिया। कांग्रेस पार्टी पूछती है जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है पीएफआई के पीछे जाकर क्यों छुप जाती है। कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का और पीएफआई का रिश्ता क्या कहलाता है, आखिर उसे बैन अभी तक क्यों नहीं किया गया है। जिस तरह से यूएसए की ब्लैक लाइन वेबसाइट का फोटो कॉपी पेस्ट करके इंडियन बताया गया, चाहे वेबसाइट हो या पीएफआई हो, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता जरूर निकलता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दंगों के लिए फंडिंग और पीएफआई के मामले में यूपी और केंद्र की नाकामी पर सवाल भी उठाए। अगर पीएफआई यहाँ सक्रिय थी, दिल्ली के दंगों में सक्रिय थी या कहीं सक्रिय थी, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी। तो ये अगर फेलियर है तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के इंटेलिजेंस का फेलियर है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इसे महज बीजेपी का स्टंट करार दे रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नकारापन छिपाने के लिए दूसरी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं और खुद नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि जो हाथरस में हुआ, बलरामपुर में हुआ, जौनपुर में, बनारस में, कानपुर देहात में बेटियों के साथ हुआ है, वो आपसे नहीं संभल रहा है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए आप दंगों की बात कर रहे हैं, जाति हिंसा की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने वाजिब हैं कि इस सियासी संग्राम के पीछे का सच आखिर क्या है। क्या वाकई विपक्षी दलों ने कोई साजिश रची या फिर सरकार मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और चलिए सीधे आपको हाथरस लिए चलेंगे जहां पे हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव है। विनीत, अगर बात करें तो आज क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, नहीं हम आपको बता दें कि लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरीके से ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, कैसे मोड़ ले रहा है, क्या क्या नए तथ्य सामने आ रहे हैं, कैसी जांच चल रही है और कैसे आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ पहले हत्या, उसके बाद साजिश, उसके बाद राजनीति, ये सब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज हालांकि आवागमन कम है, एक तस्वीर हम आपको पहले यहाँ गांव के बाहर की दिखा देते हैं कि आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम लोग हैं और पुलिस फोर्स भी थोड़ी कम कर दी गई है। हालांकि गेट पर पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग लगी हुई है और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक दो अधिकारी भी गांव की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे गाड़ियों से। लेकिन देखा जाए तो पहले से थोड़ा सा मामला इस समय मतलब थोड़ा सा माहौल जो है वो थोड़ा सा नरम है। जांच लगातार जारी है। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 वीडियो सामने आए थे जो कि घटना के आसपास के वीडियो बताए जा रहे हैं और जिस समय घटना हुई थी उस समय का वीडियो भी पुलिस के हाथ आया था। उस पर मामले में जांच शुरू कर दी है स्थानीय पुलिस ने। ये नया अपडेट है कि बारीकी से जांच की जा रही है, ऑडियो और वीडियो जितनी भी हैं उन सब की बारीकी से जांच की जा रही है और एक नोडल अधिकारी यहाँ पर भेजे गए हैं, सलाम माथुर, जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, साथ ही साथ गांव वालों से भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल विनीत, क्योंकि इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, काफी कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।